हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयरबाय रेजिंग देयर नंबर टू 22। सो इसमें यह पूछा गया है कि जो आपकी 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था जिसने कि आपकी लैंग्वेजेस कितनी कर दी थी, 18 से 22। तो ये आपका कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो यह आपकी हुआ था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 92nd अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था आपका? 2003 में। अगर हम बात करें 8th शेड्यूल की तो इसमें अभी एट प्रेजेंट आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आपकी कितनी लैंग्वेजेस थी? 14। फिर उसके बाद आपका हुआ था 21st अमेंडमेंट और जिसमें कि आपका ये कब हुआ था? आपका 1967 में, जिसमें कि कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी? आपकी सिंधी। और जिसके बाद आपकी कितनी लैंग्वेजेस हो गई थी? ये 15 हो गई थी। फिर उसके बाद आपकी अमेंडमेंट हुई है 71st अमेंडमेंट, जो हुई है आपकी 1992 में, जिसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और उसके बाद फिर आपकी 18 लैंग्वेजेस होगी। फिर उसके बाद आपका अमेंडमेंट हुआ था 92nd। इसमें आपकी कितनी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी? 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। और जो कि मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना उसे, DBMS से, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। D से क्या था आपका? डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। ठीक है। अगर हम आपकी बात करें 91st अमेंडमेंट की तो इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें क्या लिखा है कि जो 15% सीट्स हैं वह क्या बना सकता है? जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसने अपने क्या बनानी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो 15% ऑफ लोकसभा उसको वो क्या एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर का है तो 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। बात करें अगर हम 93rd अमेंडमेंट की तो इसमें आपका किसके बारे में लिखा गया है? OBC रिजर्वेशन कंसेप्ट के बारे में बात की गई है, जिसमें कि क्या बताया गया है, जो 27% सीट्स हैं एजुकेशनल सीट्स इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट, तो वह किसके लिए, वह क्या है, OBC के लिए क्या रिजर्व्ड है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स state that total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of total number of members of house of the people। तो ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो ये आपकी कौन सी अमेंडमेंट है? ये है आपकी अमेंडमेंट 91st। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जिससे कि हम स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ DPSP, जो कि आपके कौन से पार्ट में आते हैं? 4 एंड आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। और जो DPSP है ये किसके बारे में बात करते हैं? आपके सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में। और जो आपका ये स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी में हम किस किस को चेंज कर सकते हैं? जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP हैं। एक आपका होता है स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए साथ में, और साथ ही साथ क्या चाहिए? हाफ ऑफ द स्टेट्स की क्या रेटिफिकेशन चाहिए, उनकी भी मंजूरी चाहिए होती है। तो उसमें क्या क्या आएगा आपका? जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ गया, और भी बहुत से आते हैं। सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा कि 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हम अमेंड करेंगे ये स्पेशल मेजोरिटी से किस किस को अमेंड कर सकते हैं? DPSP को कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो स्पेशल मेजोरिटी है इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितने % लोग और कितने मेंबर्स होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो क्या रहेगा इसका आंसर, कौन करता है आपका अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये पावर होती है आपकी पार्लियामेंट के पास। और कल हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 368, और कौन से पार्ट में आता है ये आर्टिकल आपका? पार्ट 20 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी इन इंडिया? तो इसमें से आपने यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे कि हम स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाया आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो आपने ये बताना है कि कौन सी अमेंडमेंट में ये जीएसटी के बारे में बात की गई है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये आपका कौन से ईयर में आया था? ये आपका आया था 2016 में। और ये आपकी कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस अमेंडमेंट का बिल कौन सा था, ठीक है? और ये भी बताएंगे कि अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द फॉलोइंग आर्टिकल। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कौन से आर्टिकल के अंदर हम क्या करते हैं, आपकी अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यह आपका आंसर रहेगा कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 368, और जो कि कौन से पार्ट में आता है आपका? पार्ट 20 में। बात करें अगर हम आर्टिकल 345 की, तो इसमें क्या था आपका? स्टेट 1 या 2 लैंग्वेज से ज़्यादा क्या कर सकती है? ऑप्ट कर सकती है। और 351 में आपका किसके बारे में लिखा है कि स्टेट की डायरेक्टिव्स हैं कि हिंदी लैंग्वेज को क्या प्रमोट करें। सो अमेंडिंग प्रोसीजर आपका आर्टिकल 368 में है। क्वेश्चन नंबर 8 इज आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो इसे हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये किसके बारे में बात करता है आपका? अमेंडिंग प्रोसीजर के बारे में बात करता है। और अगर हम बात करें आपकी राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, तो ये आपका कौन सा अमेंडमेंट आया था? 86 अमेंडमेंट 2002। और आपका जो वैसे राइट टू एजुकेशन है ये कब हुआ था, कौन से ईयर में आया था? तो ये आया था आपका 2009 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका कब आया था? 2005 में। और जो आपके एमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये कितने हैं आपके? टोटल 3। कौन कौन सी? एक है आपकी नेशनल एमरजेंसी, एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी जिसे कि आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और एक है आपकी फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी आपकी आएगी आर्टिकल 352 में, कॉन्स्टिट्यूशनल की आएगी आपकी आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी आपकी आर्टिकल 360 में। सो इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। तो आपने यह बताना है जब भी हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कोई भी हमने कुछ चेंजेस लाने हैं, अमेंडमेंट लानी है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो जो आपकी अमेंडमेंट रहेगी ये किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकती है। इधर हाउस से हम बिल, किसी भी हाउस से बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। और एक चीज़ याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब करते हैं तो इसमें आपका जो जॉइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट है ये नहीं लगता। मतलब अगर किसी बात पे इनका डेडलॉक बन जाता है, किसी बात पे सहमति नहीं बन पाती, तो इसके लिए आपका जॉइंट सीटिंग का कोई भी इसमें आप जॉइंट सीटिंग नहीं बुला सकते। और ना ही इसमें वीटो पावर के बारे में ना ही आपका प्रेसिडेंट इसमें वीटो पावर ला सकता है। तो आप ये जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हम किसी भी हाउस से आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसमें वैसे पूछा क्या गया है आपसे कि जो आपका वही कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे जो हम अमेंडमेंट का प्रोविज़न किस में है, तो आपका ये रहेगा किसमें? बाय द पार्लियामेंट। और इसमें हम किससे कर सकते हैं अमेंडमेंट? हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। तो इससे हमने
इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो आपका पहला अमेंडमेंट जो हुआ था वह कब हुआ था, आपका 1951 में, जिसने कि आपका 9th शेड्यूल ऐड किया था। और इसमें किसके बारे में बात की गई है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। और हमने क्या क्या हटाया था, हमने ज़मींदारी प्रथा को भी अबॉलिश किया था। और आपके जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे वह भी आपके 1951 में कंडक्ट करवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट 1976। और इसी अमेंडमेंट में आपकी क्या ऐड हुई थी, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। और इसी अमेंडमेंट में आपका प्रीएम्बल भी अमेंड हुआ था, जिसमें कि आपके 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। बात करें अगर हम 44th अमेंडमेंट की, तो इसमें आपका क्या हुआ था, इसमें जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है इसे फंडामेंटल राइट से रिमूव करके इसे एक लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A में। बात करें अगर हम 7th अमेंडमेंट जो कि आपकी 1956 में हुई थी, इसमें जो आपकी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी ये आपकी लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुई थी। और इसी अमेंडमेंट में आपका क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है, इसके बारे में बात की गई थी। और अगर हम बात करें आपके 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 1971 में हुआ था, इसमें बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें जो आपका पार्लियामेंट है वह क्या कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है। और सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, बाय विच अमेंडमेंट वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका कौन सा अमेंडमेंट रहेगा, 42nd अमेंडमेंट। इसी में आपके क्या ऐड हुए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये हमने कौन से उससे ली थी, आपकी यूएसएसआर से ली थी, और पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में। और पहले हमारी स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी 10, उसके बाद आपकी एक ऐड हुई थी, कौन सी अमेंडमेंट में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिड द पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। तो कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें जो आपकी वोटिंग एज है वह 21 से 18 ईयर्स कर दी थी। तो ये आपकी कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, ये हुई थी आपकी 61st अमेंडमेंट जो कि आपकी 1988 में हुई थी। और इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो ये 21 से 18 ईयर्स आपकी एज कर दी गई थी। और इसे हम क्या कहते हैं, एडल्ट सफ्रेज। और जो आपका राइट टू वोट है ये आपके कौन से आर्टिकल में आता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहाँ से अब आपका स्टार्ट हम करेंगे, यहाँ तक आपका 15th क्वेश्चन तक आपका जो अमेंडमेंट का पार्ट है ये ख़त्म होता है। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्लियामेंट, जिसमें हम प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे, आपका वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे, कैग के बारे में बात करेंगे। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले तो क्वेश्चन नंबर 16 इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द। तो जो आपका प्रेसिडेंट है इंडिया का, उन्हें कौन इलेक्ट करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसे आपको जो इलेक्ट करता है, जो इसके इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, वह आपके आते हैं आर्टिकल 54 में। और इन्हें इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जो लोग इनको चुनते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, आपके ऑलरेडी इलेक्टेड लोग हैं जो हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और इलेक्टेड लोग कौन होंगे, आपके जो लोकसभा में इलेक्टेड हैं, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनमें जो इलेक्टेड लोग रहेंगे ये आपके आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। और इन्हें इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वे पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसमें जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो कौन होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें। और जो पार्टिसिपेट करेंगे वे करेंगे आपके लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। सो इसमें ना एक चीज़ ये भी याद रखना, एक आपकी 70th अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि आपका क्या बताया गया था कि जो दिल्ली और जो पुडुचेरी हैं ये आपकी क्या हैं, पहले तो यूटी हैं, ठीक है। तो इनको क्या स्टेटस मिला था कि ये इलेक्शन जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो इसे आप याद रखना और ये भी आपके क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो आपने ये बताना है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स इन इंडिया कौन है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेसिडेंट। वह जो एग्जीक्यूटिव की बात की गई है वे आपकी की गई है आर्टिकल 53 में, जिसमें क्या लिखा है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है किसके नाम पे लिए जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। वैसे तो जो आपके रियल एग्जीक्यूटिव अगर पूछा जाए तो वे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं वे हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन क्या है कि जो आपके किनके नाम के ऊपर हम सब काम किए, ये सारे काम होते हैं वे आपके प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर होते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में क्या रहेगा, अगर ऑपोजिशन का लीडर बनना है तो उसमें क्या चाहिए कि जितनी भी सीट्स हैं आपकी लोकसभा या राज्यसभा में उसके 10% वोट्स चाहिए होते हैं ऑपोजिशन वालों को, तभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जा सकता है। ठीक है। Now moving to question number 18. Which of the following has the power to initiate the motion of impeachment of President of India? तो इन्होंने ये पूछा है कि आपका जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है, प्रेसिडेंट के जो रिमूवल का प्रोसेस है वह कौन से हाउस से स्टार्ट होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप वह राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की एक चीज़ याद रखेंगे, आपको मैं बताती हूँ। आप याद रखेंगे आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61। तो इसे कैसे याद रखेंगे आप, 0 से क्या याद रखेंगे, ओथ, और ये 1 से क्या याद रखेंगे आप, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल। तो क्या है आपका जो आपकी प्रेसिडेंट है जो ओथ लेते हैं वह आता है आर्टिकल 60 में, और जो इनकी इम्पीचमेंट है वह आपकी आती है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। सो जो इनकी, अब हम इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं तो इम्पीचमेंट कब होती है, जब क्या हो, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। जब क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम अगर नहीं करेंगे तो इनकी क्या की जा सकती है, इम्पीचमेंट। वेल, जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इसके बारे में क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो आपका प्रेसिडेंट है ना, तो जैसे कि वो लोकसभा के मेंबर हैं और ना ही वह आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उनकी जो इम्पीचमेंट है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर हम स्टार्ट करते हैं उनकी लोकसभा से तो क्या चाहिए, उसके लिए जो 1/4 मेंबर्स हैं लोकसभा के वह रिटर्न में देंगे किसको, स्पीकर को, कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है। तो फिर क्या होगा, वह स्पीकर वो नोटिस है किसको देगा, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के पास 14 डेज होंगे इनसे बात करने के, जिन्होंने इनके अगेंस्ट लिख के दिया है। तो अगर तो वह नहीं मतलब मानते तो फिर क्या होगा, लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी देखेंगे। अगर तो स्पेशल मेजोरिटी पास हो जाती है, मतलब 2/3 लोग मेंबर्स उसे पास कर देते हैं, तो फिर वह चला जाएगा आगे किसके पास, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा में भी अगर स्पेशल मेजोरिटी से वह चीज़ पास हो जाती है तो हमारे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। Now moving to question number 19. Election to the office of the president is conducted by। तो जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं ये कौन कंडक्ट करवाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, हमने बात की थी जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं ये आते हैं आर्टिकल 54 में, और 60 में आपका क्या आता था, ये ओथ आएगी। ठीक है। और 61 में ये आपका 1 से क्या था, इम्पीचमेंट। तो वेल, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि इनके इलेक्शन कौन करवाता है, तो वह आपके कौन करवाएगा, वे करवाएगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 324 में। और जो जब भी अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट आता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो वह कौन सॉर्ट आउट करेगा, तो वह आपका करेगा सुप्रीम कोर्ट। और बात करें अगर हम मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स की, तो ये क्या करते हैं, ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में इनका मतलब काम कैसे चल रहा है, इनके बीच में एक लिंक होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट कौन है और वह कौन से नंबर के हैं।
Question number 20 is the ordinance issued by president is applicable for the period of। तो आपने ये बताना है कि जो ऑर्डिनेंस है ये कितनी देर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। ऑर्डिनेंस की बात करें तो इसमें क्या है कि जब पार्लियामेंट आपका सेशन में नहीं होता, जैसे कि हमें पता है कि 3 सेशन होते हैं आपके, कौन सा, एक बजट, एक मॉनसून, एक विंटर। तो इसे याद रखेंगे BMW, इसी सीक्वेंस में ये होता है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और आपका विंटर सेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका पार्लियामेंट इनमें से किसी सेशन में नहीं होता, तो अगर उस टाइम पे प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ कोई आपको मतलब कोई लॉ लेके आना है, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे वह ऑर्डिनेंस पास करेंगे। तो वो जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं वह कौन से आर्टिकल में पास करते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 में। तो यह आपके प्रेसिडेंट की क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव पावर होती है। और इसमें क्या होगा कि ऑर्डिनेंस पास करने से पहले उन्हें अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ेगी। अगर तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे कि हाँ पास कर दीजिए, तो वह क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। जबकि जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, तो फिर इसकी कितनी ड्यूरेशन रहती है, ये आपकी रहती है 6 मंथ्स तक। फिर इसके बाद क्या होता है, जब पार्लियामेंट जब भी मिलती है, फिर उसके बाद वो क्या करेगी, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ इसे क्या एक्ट बनाना चाहिए, तो उन्हें विदिन 6 वीक्स इसको क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर कानून बनाना पड़ता है। तो अगर तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो प्रेसिडेंट है उसका ऑर्डिनेंस का टाइम कितना होता है, तो वह आपका आ जाएगा 6 मंथ्स। लेकिन अगर वो पूछेंगे कि मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, तो आप लिखोगे 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। ठीक है। Now moving to question number 21, who completed 2 successive regimes of Vice President of India। तो आपने इन चारों में से यह बताना है कि कौन 2 बार आपका वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, मतलब दोनों साथ साथ। जैसे अभी एक ड्यूरेशन के लिए वह बने प्रेसिडेंट और नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए भी वही वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो वह कौन है आपके, वे हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनका जो बर्थडे आता है वह कब आता है, 5 सितंबर को, जिसे कि हम किस रूप में मनाते हैं, आपका नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जो आपके राधाकृष्णन जी थे, ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले यूनेस्को के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं और सोवियत यूनियन के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और यह आपके सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो आपके सेकंड प्रेसिडेंट बने थे वे आपके कौन बने थे, राधाकृष्णन जी। और अगर हम बात करें आपके वीवी गिरी जी की, तो ये 4th प्रेसिडेंट थे और ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, मतलब ये किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। और अगर हम बात करें आपके एम हिदायतुल्ला, तो ये ओनली एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने आपकी थोड़े टाइम के लिए इन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली थी। और क्या रीज़न था, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट एब्सेंट हो या फिर प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट हो, तो उनकी जो पोस्ट संभालेंगे वह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अगर प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हो, तो फिर वो कौन संभालेगा आपकी पोस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Now question number 22, the president can dismiss a member of council of ministers। तो जो आपके क्या लिखा है इसमें, जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो डिसमिस कर सकते हैं मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन किसके कहने पे। तो जैसे कि मैंने बताया था, मेन जो काम करेंगे वह थे आपके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये किसकी, प्राइम मिनिस्टर अगर रेकमेंड करेंगे तभी प्रेसिडेंट है वह डिसमिस कर सकते हैं, कौन से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स को। Question number 23 is who exercise the actual executive power under the parliamentary form of government। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपके क्या हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपने ये स्टेटमेंट्स देख के बताना है कि इनमें से कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। तो पहला आपका बताया गया है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन आर रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, आपका लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होती है, कि दोनों जवाबदेही होती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को। तो इसका आंसर आपका रहेगा ये गलत है, क्योंकि वह किसको जवाबदेही है, सिर्फ और सिर्फ
लोकसभा को, जिसे कि हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किसको, लोकसभा को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनी वन एज यूनियन मिनिस्टर नॉट रेकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या बताया गया है कि जो आपका प्रेसिडेंट है इंडिया का, वह अपॉइंट नहीं कर सकता किसी भी यूनियन मिनिस्टर को विदाउट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। तो ये ठीक है, क्योंकि इन्हें तो इसकी रिकमेंडेशन लेनी ही पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर जी की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। Question number 25 is the member of Lok Sabha member who can table a no confidence motion against the Council of Minister is। So आपने ये बताना है कि लोकसभा के कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाना हो, किसके अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही होंगे जिनकी की सरकार होगी। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो यह आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट चलाया जाता है। और इसमें क्या होगा, जैसे कि आपकी मेजॉरिटी है लोकसभा की, जैसे आपके 545 मेंबर्स हैं, तो जिसकी सरकार है उसके पास कितने मेंबर्स होने चाहिए, 273, जो उनके फेवर में होने चाहिए। तो अगर किसी ऑपोजिशन वाले अगर कोई कह देता है कि हाँ कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वो क्या चला देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन चला देंगे, किसके अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशंस आप कितने मेंबर्स उनको चाहिए होते हैं, 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो अगर तो लोकसभा में 50 मेंबर्स ये बोल देते हैं कि हाँ इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो स्पीकर है वह इन्हें क्या कहेगा, जो मतलब सरकार होगी उस टाइम पे, उससे यह कहेगा कि आप अपनी मेजॉरिटी शो करें। तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी, अपनी मेजॉरिटी शो करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी सरकार हो जाएगी, नहीं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। अब हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे कल पूछा था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये आपका कौन सी अमेंडमेंट में आया था, तो ये आपका आया था 73rd अमेंडमेंट 1992 में। और इसमें जो आपका पंचायत है ये 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, आपका आर्टिकल 243A से 243O के बीच में। सेकेंड आपसे ये पूछा था कि जो रिजर्वेशन दी जाती है SC एंड ST को सर्विसेज में, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, तो ये आपके आर्टिकल 335 में मेंशन की गई है। और 9th शेड्यूल के बारे में क्या लिखा गया है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में लिखा गया है और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था। और जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें आपके कौन करेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर जो आपके स्टेट असेंबली और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, जो डिसअपॉइंट करेंगे किन्हें, MPs और MLAs को, ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट क्या चलता है आपका एंटी डिफेक्शन। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं जो जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वाज सेड टू बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अब कल हम लाएंगे आपके लिए पार्लियामेंट, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, इन सब के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।